धन्यवाद। चलिए तो प्रारंभ करें। जी 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 प्रारंभ करें। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च नतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं परसवर्ण संधि विषये पठामः। यः जस्तु संधि विषये अथ च अनुनासिक संधि विषये ज्ञातवन्तः सर्वे। तर्हि अद्य अस्ति परसवर्ण संधि। मित्राणि, परसवर्ण संधि द्विधा विभक्तः। अत्र परसवर्ण संधि 1 है ना अस्ति। अग्रेपि परसवर्ण संधि आगमिष्यति, किन्तु परसवर्णता उभयत्र भिन्ना अस्ति इति कारणात् लघुसिद्धान्त कौमुद्यां तोर्ली इति परसवर्ण संधि विधायकम् एकं सूत्रम् अत्र दत्तम्। अस्य सूत्रस्य या परिस्थिति वर्तते, कंडीशन वर्तते, सा भिन्ना अस्ति। अग्रेपि परसवर्ण संधि विषये यदा भवान् अनुस्वार संधिं पठिष्यति तत्रापि परसवर्ण संधि पुनरागमिष्यति, किन्तु तत्र तद्विधायकं सूत्रं पृथक् अस्ति। अतएव अत्र परसवर्ण संधि 1 इति लिखितम्। जी तो जैसा कि आप यहाँ देख भी पा रहे हैं कि यहाँ हम परसवर्ण संधि का फर्स्ट भाग पढ़ रहे हैं, तो दूसरा जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए पहले इस पर चर्चा करते हैं। हमें इससे संबंधित प्रश्न आप लोगों में से पूछे थे, शायद उषा जी ने पूछे थे, है ना। तो अब आज हम संधि की तरफ बढ़ते हैं। तो यह इस संधि का विधायक सूत्र है तोरली। तोरली तो तोहो ली है ना। तो तवर्गस्य, तोह का अर्थ कर दिया तवर्गस्य, ली मतलब लकारे परे, और अनुस्वार से यही परसवर्ण सूत्र से परसवर्ण की अनुवृत्ति आ रही है, तो परसवर्ण। हाँ, तो क्या अर्थ निकला? तवर्गस्य लकारे परे, अर्थात तवर्ग से लकार परे हो। तो तवर्ग आप यहाँ ये देख रहे हो, इससे ये लकार, वो सॉरी ऐसा अर्थ नहीं करना है। तवर्गस्य मतलब तवर्ग को लकार परे रहते, तवर्गस्य ये करना है। तवर्ग को लकार परे रहते परसवर्ण होता है। तो तवर्ग ये रहा और उससे लकार परे इधर है, ये रहा। लकार का मतलब ल है ना। लकार का मतलब क्या है? ल जी। तो तवर्ग से ल परे रहते क्या होता है? पर सवर्ण होगा। तो पर में कौन है? पर में है ल। पर में कौन है? ल। तो मतलब तवर्ग को परसवर्ण होगा। तो परसवर्ण में से क्या परसवर्ण में क्या बैठेगा? इन दो में से कोई एक बैठेगा। किसके स्थान पर? तो जैसे ये 4 अलग अलग छांट लो इसमें से, ये त थ द ध, इनके स्थान पर तो ये पहला वाला ल बैठेगा जो कि शुद्ध ल है, ठीक है। और यह जो इसमें न है, न चूंकि अनुनासिक होता है, तो जब पर सवर्ण करेंगे तो ल जो है ना, ये पर पे बैठा हुआ है, इसके सवर्णी 2 होते हैं, क्योंकि ल 2 प्रकार का है। ये वाला द्विधा में आपने पढ़ा है इसको। तो ल 2 तरीके का होता है। तो जब आप, एक अनुनासिक होता है, एक अनुनासिक होता है। तो जब आप न के स्थान पर कुछ बैठाएंगे पर सवर्णों में है, तो लकार में से कौन सा वाला बैठेगा? ये वाला बैठेगा। समझ गए ना? कौन सा बैठेगा? ये वाला अनुनासिक वाला लकार बैठेगा। तो आपको अब किससे क्लियर हो गई? इन 4 के स्थान पर त थ द ध के पहला वाला और केवल न के स्थान पर दूसरा वाला। तो यह संधि बहुत सरल होने वाली है, क्योंकि इसमें पर में आपको एक ही वर्ण चाहिए। ये ल आपको पर में हमेशा मिलेगा इस संधि में, और पूर्व में त थ द ध न इतने मिलेंगे। तो यदि त थ द ध मिले तो पहला,
वाला करना है, और यदि न मिले तो दूसरा वाला करना है। बस इस संधि की कहानी खत्म, इतनी ही है। अब आइए उदाहरणों में बढ़ते हैं। नियम आप समझ गए हो जी। तो यहाँ जो यह जो दो उदाहरण है, ये वाला और ये वाला, ये चूंकि यहाँ तल लयः और विद्वान लिखति यह आए हुए हैं, तो इसमें जो यह आए हुए उदाहरण है उनको हमने अलग कलर में लिख रखा है, और बाकी अन्य उदाहरणों का भी इसमें समावेश किया गया है, जिससे आप उसे और समझ सके अच्छे से। तो देखिएगा, तद प्लस लयः, तो लकार परे है, ये ल है ना जी। तो ल के परे रहते पूर्व में तवर्ग है ना, यस है द, तो क्या करो, पर सवर्ण करो। पर में क्या है, ल, उसके सवर्णी कौन है, ल, मतलब एक तो शुद्ध ला है और ये है। जी। अब क्या है कि ये त थ द ध न, ये तो शुद्ध होते हैं, अनुनासिक होते नहीं है वो, और ये लास्ट वाला न, यही तो अनुनासिक होता है ना, इसलिए नकार के स्थान पर ये बैठता है। तो चलिए, अभी तो शुरुआत वाली कहानी है। तो बिना वो वाला इस पे, मतलब ये पहला वाला ला बैठ जाएगा, दा के स्थान पर ला, तो रूप बन जाएगा तल लयः। आपका प्रश्न लेंगे पंतोला जी, एक विद्वान लिखति को और बता ले, ठीक है। हाँ, फिर है दूसरा विद्वान लिखति। विद्वान लिखति में क्या है कि देखो इधर, देखो इधर, फिर ल है, आप इस संधि में हर जगह देखोगे ल ल है, देख रहे होगे लीन, हाँ, हर इसमें यही कंडीशन रहने वाली है। तो यहाँ पर ल है पर में, और पूर्व में तवर्ग है, तवर्ग का ना है, तो ना को परसवर्ण क्या हो, तो यहाँ पर आपकी किताब में भी यह लिखी हुई है एक पंक्ति कि नस्य अनुनासिको लह, अर्थात नकार के स्थान पर अनुनासिक ल होगा, है ना। वस्तुतः ऐसे ल ऐसे लिखना चाहिए था, पर किताब में से लिया तो ऐसे ही आपकी किताबों में लिखा हुआ है, नकार को अनुनासिक लकार होता है, ठीक है जी। तो न को अनुनासिक लकार होता है। तो आप देख रहे होंगे, केवल आपको क्या करना है, यहाँ देखिएगा कि न के स्थान पर सिर्फ अनुनासिक ल लिखना है। तो आपको ऐसे इसको लिखना पड़ेगा, क्या, विद्वान लिखति, विद्वान लिखति, यह उच्चारण आपको करना होगा इसका, ठीक है। अब मुझे इसके लेखन संबंधी बहुत सारी चीज आपको बतानी है, क्योंकि इसके लेखन में बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रखी है आजकल प्रिंट मीडिया ने, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। पर पंतोला जी कुछ पूछना चाह रहे थे, अब हम उससे पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर हम उस पर बात करेंगे, बताइए। वो नस्यानुनासिक को लह जो है, ये पृथक है या कुछ बन नहीं पा रहा है ठीक ठाक, समझ नहीं आया अच्छे से। नस्य अनुनासिक लह, नस्य मतलब नकार को, अनुनासिक ल होता है। अच्छा, नस्यः अनुनासिकः, नकार को, हाँ, नस्यः अनुनासिको लह, ऐसा मतलब है ये नकार को अनुनासिक लकार हो जाएगा, क्योंकि ल दो तरीके का है ना, ये एक तो अनुनासिक, एक अनुनासिक, तो ना के स्थान पर कौन सा बैठे, तो वो अनुनासिक ही बैठेगा। क्यों, मैंने बताया कि ये न अनुनासिक है, यमगणना नाम है ना, इसलिए। हाँ, जो भी पंचम वर्ण है, कल भी चर्चा हुई थी कि हलों में हमारे 5 ये और 3 ये वाला 8 कुल मिलाकर के अनुनासिक हैं ये, जी है ना। अब मुझे कुछ लेखन, हाँ, लेखन में एक चीज पूछ रहा था, हम लोग ये प्राप्त होते हुए, जैसे जहत लक्षण है तो तकार को आधा करके ही लिख देते हैं। अच्छा, वो अशुद्ध हुआ फिर लेखन में, तो जैसे हम जहल लक्षणा नहीं लिखते हैं जब मिक्स लिखते हैं तो। अच्छा, तो गलत हुआ फिर ना, जहल लक्षणा ऐसे लिख देना चाहिए। चलो अब उसके बारे में पहले है तो हम उसी तकार को आधा करके जहत लक्षणा ही कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल कर देते होगे, पर आपको ऐसे लिखना है, आपको लेखन के तरीके अब बता रहे हैं कुछ। मित्रों, आपने अभी अपने स्क्रीन पर देखा था कि विद्वान लिखति कैसे आपको लिखना है। आपकी किताबों में भी इसको कुछ तरीकों से लिख रखा है, एक आध गलत तरीका मैं भी लिखता हूं, जिससे आपको पता चले कि यह आपको नहीं लिखना है। तो चलो, एक आपको इस तरीके से लिखा मिलेगा। मैंने काफी सारी पुस्तकें देखी हैं, क्योंकि मैं लगभग आपको जब प्रतिदिन स्वाध्याय कराता हूं, तो मैं खुद 5-6 पुस्तक अपने पास रखा हूं। लघु सिद्धांत कौमुदी के, हालांकि तो तमाम पुस्तकें, लेकिन मैं समझता हूँ 5-6 पर्याप्त है, तो उनमें भी अलग अलग भेद है। तो एक तो तरीका यह है,
एक किसी के में तो ऐसे ही लिखा है, एक तो देखो ये विद्वान, ये ज्यादातर गीता प्रेस की किताब में भी यही लिखा है, लिखती। जी जी यही लिखा है। यह गीता प्रेस की और अधिकतर पुस्तकों में यह लिखा है। जी यदि जिनके में यह लिखा है तो अब यहाँ देखो दिक्कत क्या है, हमारा अनुनासिक कहाँ लगा है, इसको आप स्वयं पहचान लोगे। आ पे लगा है। आ पर क्या आप बताइए, क्या तुरली सूत्र आ को अनुनासिक करता है या ला को करता है? ला को करता। ला को करता है ना। जी ऐसे लिखने से क्या ऐसा लग रहा है कि ये आ अनुनासिक है, पर ऐसा नहीं, हमें ला को ही अनुनासिक लिखना है। तो इस प्रकार का जो तरीका है वो सही नहीं है, गलत है ना। इसे हम कट कर दो। अच्छा, तो क्या क्या तरीका लिखा जा सकता है? एक तो आपके सामने जो लिख के दिखाया, एक तो यह हो सकता है ना। जी और दूसरा तरीका यह भी हो सकता है, शायद किसी फॉन्ट में यह चीज विकसित हो जाए आगे चल के, कि यह हो जाए, देखो ऐसे ये, और ये अनुनासिक यहां आ जाए यदि, तो ये लकार पर अनुनासिक हो जाएगा। हाँ ये ठीक है। यदि ऐसा किसी में फॉर्मूला यदि विकसित हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करिए, आपके वे जो था जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिखिए, जो ज्यादा समझ में आपको आएगा, कंफर्म कि हाँ ला ही अनुनासिक है ना। तो जी आप ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। ये कुछ किताबों में दिक्कत थी, आपको बताना जरूरी था, नहीं तो क्या है कि लोग बहुत कुछ आगे तक व्याकरण पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसी चीजें उन्हें शंका में डुबोए रहती हैं काफी लंबे समय तक। तो अतः ये हमने आपको, क्योंकि हमसे लोगों ने इस संबंधित काफी प्रश्न किए थे बहुत साल पहले, तो अतः हमने समझा ये आपको जरूर बताएंगे, जिससे आपसे कोई प्रश्न करे तो आपको क्या उत्तर देना है, कैसे देना है, आप इसे समझ पाए। चलिए हम प्रकृत विषय पर वापस लौटते हैं। ये तो लेखन संबंधी एक विचार था। तो आइए अब तो आप विद्वान लिखती का लेखन समझ गए होंगे कैसे लिखना है। ये इसी प्रकार से आपने देखा होगा पठन प्लस लिखती, यहाँ पर भी ना को अनुनासिक ला कर देना, तो पठन लिखती। जो परसवर्ण यहाँ होता है नित्य हो रहा है, आप देख रहे होंगे। ऐसे ही जहत प्लस लक्षणा, क्या है यहाँ पर, जहत प्लस लक्षणा। तो हाँ, ये एक चीज मुझे अब मुझे याद आई है, जो मैं यहाँ पर थोड़ा मैं उसे पहले जोड़ नहीं पाया। तो जहत शब्द तकारांत है, क्या है जहत शब्द, तकारांत। जी तो जो शब्द पहले तकारांत होंगे, मतलब जिसमें पहले यदि जस्तु संधि की संभावना है, तो पहले उसमें जस्तु संधि आपको कर लेना है, उसके बाद में ये परसवर्ण संधि करना है, क्योंकि जस्तु संधि त्रिपादियों में पहले है और तुरली वाली यह परसवर्ण संधि बाद में है। तो यहाँ पर तकार को आप पहले द बना लेना है, इस ता को क्या बना लेना, द। और दा को द करने के बाद दकार को भी अनुनासिक लकार ही होगा, चाहे ता हो दा हो, वो कोई बात नहीं, होगा तो वही, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत गुजरना है, क्योंकि व्याकरण के सूत्र जैसे कह रहे हैं वैसे ही चलना है। ठीक है जी तो इसलिए आप इसे याद रखें। तो ये क्या बनेगा, जहल लक्षणा। ओके जी जी एक नकार का और उदाहरण दिया, गच्छन प्लस लक्ष्मणा, तो गच्छन लक्ष्मणा। ठीक है जी जी न है इसलिए वो वाला आया अनुनासिक हाँ वाला। बिल्कुल बिल्कुल, यस। और तद प्लस लीना, तो तल्लीना, जी है ना, तस्मिन लीना इति तल्लीना। उद यहाँ भी प्लस तद लेख, लीना था क्या पहले? तद शब्द तो दकारांत है ना मूल। अभी ग्रुप में जी चर्चा छिड़ गई थी एक दिन मेधा जी के हाँ साथ। कल काफी वो हुआ था। हाँ हाँ हाँ, तो वो आपको सर्वाधिगण में त्यद तद है और युष्मद अस्मद ये शब्द दकारांत है। जी ठीक है जी और बिल्कुल। देखिए अब है यद प्लस लक्षणम, तो यल लक्षणम। तो ये संधि को आप समझ गए होंगे कहाँ कैसे होगी इसके, जी ऐसा लिखोगे ऐसा नहीं है धनंजय जी, ये लिख नहीं सकता है ना, यह आपका जो मोबाइल है या कंप्यूटर है, इनमें उस तरीके से लिखा नहीं जा सकता। चलो
खैर इसमें शायद आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हम अगली संधि में बढ़ रहे हैं। ठीक है, जी महोदय, जी जी। हाँ पूछिए पूछिए, नाम तो लीजिए जी। हाँ जी महोदय जी, हाँ 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 बोलिए। बोलिए बोलिए। हाँ जी, जो एक बार जो मैंने आपसे पूछी थी वाली संधि, हाँ बुद्धि हाँ माँ और माँ के ऊपर चंद्रबिंदु आधा ल और लोके, है ना? यस, तो इसको वही हम अलग बुद्धिमान। करेंगे तो वही हो जाएगा बुद्धिमान और लोके, है ना? हाँ नाम ना मत बोलिए, अब ला को अनुनासिक बोलिए, ना के स्थान पर आप कर रही अच्छा हैं ना, तो जी, बुद्धिमान लोके, अच्छा ठीक क्या है, बोलना है, बुद्धिमान बुद्धिमान लोके। लोके, ठीक है, लकार को अनुनासिक में उच्चारण करना है। जी हाँ 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 महोदय महोदय, श्रद्धावान अरे वाह लभते वाह, ज्ञानम में भी यही रहेगा ना? बहुत अच्छे, क्या बात है। कौन है वो, क्या नाम है, राजा धनंजय। भैया हैं? धनंजय अरे जी। अच्छा धनंजय जी। धनंजय जी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। यस यस, गीता में आया है श्रद्धावान प्लस लभते, तो ये जी संधि जी। करना है तो कैसे, वहाँ श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः वहाँ तो ऐसे संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचरेणाधिगच्छति। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड। आप अब जी समझ गए, संधि को पकड़ लोगे, छांट के खोद लोगे उसको, कहीं भी मिल जाएगी, तो ठीक है। जी, वैष्णवी जी का एक डाउट था, हाँ नीचे कर हाँ लिया हाँ था। वैष्णवी जी नमो नमः। जी, नमो नमः, बताइए। सर, यहाँ पे जैसे है कि प्रकार के बाद ल पड़ी होगा तो उसका पर सवर्ण हो जाएगा। हाँ तो यहाँ जैसे कि है कि पठन लिखति में सॉरी समझ लो, कोई सॉरी बात मैं नहीं, आराम से बोलो, घबराओ नहीं। हाँ हाँ सर मेरा क्या? क्वेश्चन ये था कि मतलब कहाँ पे ल का अनुनासिक होगा और कहाँ पे ल सिंपल दीर्घ हो जाएगा। ये तो शुरुआत में ही बता दिया हाँ ना सर, कि आपको। नहीं मैं अभी कंफ्यूज होके पूछ ली, मैंने क्वेश्चन देखा, सॉरी सर। कोई न के स्थान पर ल, यदि न है पहले तो ये वाला ल अनुनासिक होगा। क्यों जी होगा, क्योंकि न का न उच्चारण अनुनासिक, स्थान नासिका है, और वो साथ में अनुनासिक भी होता है ना, क्योंकि वो मुख और नासिका से बोला जाता है ना, तो इसलिए उसके स्थान पर अनुनासिक वाला ला होगा। अब ये चार वर्ण होते हैं, ये तो अनुनासिक होते नहीं है, इसके इसलिए इसके स्थान पर शुद्ध ल होगा। बात आ गई समझ में? जी सर सॉरी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ऐसे सुनो आराम से और पूछो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सॉरी कोई नहीं बोलना है, ठीक है, बिल्कुल भी। हाँ, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में कोई सॉरी नहीं होता, जब तक समझ में ना आए तब तक पूछना है वो ना? जी वो अपने जी। वो अपने प्रश्न के बीच में शायद दीर्घ ल भी बोली क्या? है? ना ना, प्रश्न के बीच में ऐसा सुनाई दिया कि दीर्घ ल ऐसा कुछ बोली करके। हाँ, ऐसा कुछ मुझे भी सर सुनाई दिया मैंने था। कहा था ऐसा। दीर्घ ल तुम्हारी आवाज नहीं साफ साफ आ रही है, बाढ़ आ रही है क्या उधर अभी भी? क्यों नहीं अक्षय सर, कुमार बात जी? नहीं है, तो क्या दिक्कत है? बाढ़ इधर आई ही नहीं सर। अच्छा चलो तब ठीक है, वो हम चाहते शायद हैं कि सब कुछ आचार्य सन्मंगल जी हो। शायद वो पूछ नहीं पाई, लेकिन वैष्णवी जी ने प्रश्न में ऐसा कहा था कि हाँ कब हाँ अनुनासिक ल होगा और कब दीर्घ ल होगा। जी तो ये सर, मेरा दीर्घ क्वेश्चन यही था, पर फिर मैं समझ गई, एग्जाम्पल फिर हाँ, ठीक दीर्घ से नहीं था। देखी ना तो फिर समझ गई, हाँ तो बिल्कुल, इसलिए मैं एग्जाम्पल गड़बड़ा आपकी। के क्वेश्चन ही उलट दी थी, हाँ सॉरी। चलो बहुत अच्छे, आपके सामने एग्जाम्पल का तो हमने ढेर लगा दिया है, इसीलिए कि एग्जाम्पल आपको अन्य जगह भी मिले, और धनंजय जी ने बहुत अच्छा एक ध्यान दिलाया एग्जाम्पल, वो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आइए महोदय आप आगे। महोदय, महान काला में भी यही है क्या? महान काला में, महान काला। अरे कालह ला कहाँ है आगे परे? कहाँ है वहां तो? हाँ, इसको तो ल परे चाहिए, तोर ली जी तवर्गस्य जी, तोड़ ली लकारे जी। परे पर सवर्णा, ठीक है जी। हाँ हाँ हाँ, चलो कोई जी। बात नहीं, ये सब होता है, पढ़ाई लिखाई में सब होता है है ना, शंका समाधान ये सब चलता है। चलिए आगे संधि पढ़ते हैं। आगे अब जो संधि पढ़ रहे हो आप, पूर्व सवर्ण संधि है। आपने पर सवर्ण संधि एक जगह पढ़ी लकार की, अब ये पूर्व सवर्ण संधि है ना? जी तो आइए पढ़ते जी हैं। यह संधि का क्षेत्र बड़ा ही सीमित है, सीमित कहें कि ऐसे ही कुछ
इक्का दुक्का प्रयोग मिलेंगे आपको। अब जो आप संधि पढ़ने जा रहे हो, अब चूंकि लघु सिद्धांत कौमुदी में है, पढ़ानी पड़ेगी तुम्हें जो है, हैं? तो आइए से अब समझते हैं कि क्या है यह पूरा प्रकरण। आइए, तो यह है पूर्व सवर्ण संधि, सूत्र है उसके लिए। पूर्व सवर्ण संधि के लिए मित्रों दो सूत्र हैं, एक तो उदाहस्ता स्तंभो पूर्वस्य, पहला सूत्र यहाँ है, और दूसरा सूत्र हमने आज आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, वो कल या परसों में पढ़ा देंगे उसे, जी है ना। तो अभी आप एक ही सूत्र पढ़ रहे हो पूर्व सवर्ण संधि का, और तो उसके सहायक हैं सब, जो आप दो सूत्र देख रहे हो वो तो सब उसके अनुचर हैं, ठीक है। जी उदः उदः स्था स्तंभो हो पूर्वस्य, उद से परे स्था और स्तंभ ये दो शब्द हैं, इनके, है ना। तो क्या होता है अर्थ देख लीजिए एक बार। उदः परयोः स्था स्तंभोः पूर्व सवर्णः। उदः परयोः अर्थात उद से परे, स्था स्तंभोः पूर्व सवर्णः। स्था हो या स्तंभ हो, ये दो शब्द हो यदि उद से परे तो पूर्व सवर्ण समझना चाहिए। पूर्व सवर्ण का मतलब है होता है कि पूर्व में जो अक्षर है, पूर्व में है द, इन दोनों स्थानों पर, तो पर में भी हो जाएगा। द का सवर्णी कोई अक्षर होगा। अच्छा, अब दा का सवर्णी कौन है? का के दा का, देखो ला का तो सवर्णी अकेला ला ही था, जी मतलब एक अनुनासिक वाला एक वो, है ना। जी पर दा का सवर्णी कौन है? तो अपना उसका पूरा वर्ग उसका सवर्णी है, क्योंकि सबका उच्चारण स्थान दंत है उसमें जो पढ़े गए। क्योंकि सवर्ण संज्ञा में दो चीज चाहिए, उसका उच्चारण स्थान हो वह, प्लस आभ्यंतर प्रयत्न भी समान हो। तो त थ द ध न, ये जो पांच अक्षर हैं इनका, है ना, तो दा के जो सवर्णी इसलिए हैं ये, बाकी दा के अलावा जो चार अक्षर हैं कि उनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान है, अर्थात दंत उच्चारण स्थान है और आभ्यंतर प्रयत्न क्या है, मैं थोड़ा भूल रहा हूं, कौन बताएगा? स्पृष्ट। हाँ स्पृष्ट, चलो बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये दो चीजें, तो त के सवर्णी हो गए, मतलब वो द के सवर्णी हो गया, मतलब पूरा त वर्ग है, दोनों जगह समझ लेना। तो जब हम ये कह रहे हैं कि उससे परे स्था स्तंभ हो तो पूर्व सवर्ण होता है, तो पूर्व में जो अक्षर हो उसका सवर्णी होता है, ये बात क्लियर हुई, ठीक है। जी चलिए मित्रों, जैसे आपने एक कोई अणचि पर एक तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र पढ़ा था, जो एक परिभाषा सूत्र था, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक परिभाषा सूत्र ये पढ़ा है और दूसरा ये पढ़ा है। तो सबसे पहले समझते हैं पहले सूत्र। जैसे आपको पता हो, आपको यदि स्मरण हो उतना पढ़ा हुआ, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् उसमें पद था, तस सप्तमी को देख करके जाता था, जी सप्तमी विभक्ति को जहां देखता था तो उसने एको एणची में सप्तमी विभक्ति को देखा और अची पद को देख करके वो पूर्वस्य और अव्यवहितस्य दो पद उसने प्रदान किए थे उस सूत्र को, जी ठीक है ना। जी तो ऐसे ही तस्मात् द्वितीयोत्तर से जो यह सूत्र है, यह पंचमी को देख करके जाएगा, क्योंकि तस्मात् यह जो रूप आप सूत्र में देख रहे हो ये कहाँ का है? पंचमी का है। जी जी तो इसका अर्थ भी देखो थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है। वो सप्तमी निर्देश से न कहता था क्रियमाणम कार्यम या विधीयमानम कार्यम, ये जी। सूत्र कहता है पंचमी निर्देश से न क्रियमाणम कार्यम, कि पंचमी निर्देश के द्वारा जो कार्य किया जा रहा हो। तो पंचमी निर्देश कहाँ है? तो हम आपको बताते हैं अभी, तो क्योंकि अभी ये पंचमी सप्तमी ये अष्टमी जो तमाम विभक्तियां हैं उन्हें, हैं, अष्टमी नहीं होती ना, संबोधन को लोग अष्टमी कहते हैं हिंदी वाले, ऐसी नहीं है बात, नहीं है। तो जो विभक्ति संबंधी ज्ञान है वो आपको अजंत पुल्लिंग में होगा ही प्रदान, लेकिन आपको अभी हम बता देते हैं, उसे श्रद्धा भक्ति पूर्वक समझिएगा थोड़ा। यह उदह जो शब्द है यह इसमें पंचमी विभक्ति से निर्दिष्ट है, क्या है? इसमें पंचमी विभक्ति है, ठीक है। तो सूत्र कहता है पंचमी निर्देशेन क्रियमाणम कार्यम, पंचमी निर्देश के द्वारा क्रियमाण कार्य, क्रियमाण इत्युक्ते किया जाने वाला कार्य। तो यहाँ पर कौन सा कार्य किया जा रहा है? तो पूर्व सवर्ण, पूर्व सवर्ण कार्य किया जा रहा है। जी
तो पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य। आप संधि समझ गए हो, दीर्घ संधि है यहाँ, ठीक है? जी हाँ हाँ, वर्णांतरेण अव्यवहितस्य। वर्णांतरेण का मतलब है विजातीय वर्ण है, जी उससे अव्यवहित परस्य गेयम। अव्यवहित मतलब उसके बीच में कोई ना हो, और वह परस्य गेयम, वह कार्य पर को होता है। तो आपने क्या जाना कि जहां पर ये सूत्र पंचमी विभक्ति को देखेगा, यहां इसने देखी, उस कार्य को क्या कराएगा? अव्यवहितस्य और परस्य। आपने सप्तमी में क्या था? सप्तमी में था अव्यवहितस्य और पूर्वस्य, वहां तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्व से जब पढ़ा था। जी यहाँ पर क्या है चीज? यहाँ पर क्या है? परस्य। हाँ, कि पंचमी निर्देशेन क्रियमाणं कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य गेयम। वह कार्य पर को जानना चाहिए, अव्यवहित पर को, ठीक है जी। इसलिए आप इस सूत्र के अंदर जो परयोः अर्थ देख रहे हो, यह अर्थ ये परस्य, इसने पर अंश उसको दे दिया है। मैंने बताया ना, जो परिभाषा सूत्र होते हैं विधि सूत्रों की सहायता करते हैं, जी तो जी परयोः यह जो है, यह अंश, ये यहां से दो अंश प्रदान करता है, एक तो अव्यवहितस्य और दूसरा परस्य। तो इसने आप अर्थ में देख रहे होगे तो परयो दिया है, तो उदह परयो, उदह परयो का आपको अर्थ क्या करना है? वहां पर तो एक ही पद दिया है, लेकिन आपको अव्यवहित भी वहां ले जाना है, तो आपको पूरा अर्थ क्या करना है? इसमें थोड़ा आधा अर्थ दे दिया है, आपको पूरा अर्थ क्या करना है? उदह अव्यवहित परयोः। क्या देखो, समझे ना, परयो से पहले अव्यवहित और लगा देना, क्योंकि अव्यवहित को भी आप वहां ले गए हो ना। तो कैसे करना है? उदह अव्यवहित परयोः स्था-स्तंभोः पूर्व सवर्णः। अर्थात उद से अव्यवहित पर यदि स्था और स्तंभ होंगे तो क्या हो जाता है? पूर्व सवर्ण। तो इसको अव्यवहित पर को कहने की जरूरत क्या है? तो अब इसको अव्यवहित पर को कहने की जरूरत यह है मित्रों, यदि उद है और यहां पर क्या लिख दिया? प्र, ठीक है, और आगे क्या लिख दिया? स्थानम, या दूसरा समझ लेना उत्थम्भनम। अब यहां पर क्या है? उद तो इधर है, उद से अव्यवहित पर जो है स्था नहीं है, बल्कि बीच में किसका व्यवधान हो गया है? ये प्र का व्यवधान हो गया। ऐसा अर्थ करने से क्या लाभ होगा? हमने जो तस्मिन् इसका तस्मादित्यो तर्स के साथ उसका जो अर्थ मिलाकर के किया कि उदह अव्यवहित परयोः स्था स्तंभोः पूर्व सवर्ण, इसका यह लाभ होगा कि उद से अव्यवहित पर स्था होना चाहिए। अर्थात यदि बीच में कहीं व्यवधान मिल गया, जैसे यहां पर प्र का यदि व्यवधान मिल गया है ना, तो ऐसी जगह पर पूर्व सवर्ण नहीं होगा, ये पूर्व सवर्ण की श्रेणी से क्या हो जाएगा? बाहर, ऐसी जगह नहीं होगा। इसलिए क्या कहना पड़ा? पूरे अच्छे तरीके से अर्थ किया गया, उदह अव्यवहित परयोः, है ना, पूरा अर्थ ऐसे जोड़ लेना, उद से अव्यवहित पर क्या होना चाहिए? स्था और स्तंभ, तो पूर्व सवर्ण हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? बताइए, उद से अव्यवहित पर यहां पर स्था है? जी यस जी, पूर्व सवर्ण हो सकता है। अच्छा, उद से अव्यवहित पर यहां पर स्तंभ है? जी जी है। इसका मतलब दोनों जगह पूर्व सवर्ण की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है जी, हाँ 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 जी। अच्छा चलो, अब हम ये बात समझ गए यह ऐसा क्यों किया गया। पर अभी क्या हुआ, जब हमने कहा उद से अव्यवहित पर स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण होता है, ठीक है, स्था और स्तंभों में षष्ठी विभक्ति थी। स्था स्तंभ हो, जैसे रामयो बनाते हो ना, ऐसे ही आप समझ लीजिए ये षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति को कोई एक सूत्र है, आपने जहां पर षष्ठी विभक्ति को देखता है वो प्रवृत्त होता है, वो है अलोम्त्यस्य। इनको थोड़ा ध्यान रखिए, मैं जो कह रहा हूं, सप्तमी का निर्देश को देख करके प्रवृत्त होने वाला सूत्र तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य, षष्ठी को षष्ठी निर्देश को देख कर प्रवृत्त होने वाला सूत्र जो है अलोम्त्यस्य, और पंचमी वाला आपके सामने ये है तस्मादित्यो तर्स्य है जी। तो
अलुंत्य से क्या कहेगा, वो ये कहता है कि षष्ठी से निर्दिष्ट जो कार्य है वो अंत के स्थान पर होता है। जी किसके स्थान पर होता है? अंत। अंत। तो स्था और स्तंभ में जो अंत में है, जी स्था और, तो वो सूत्र क्या कहेगा? षष्ठी से निर्दिष्ट जो कार्य है, अभी तो हमारा ये निर्णय हुआ था कि स्था और स्तंभ को हो वो कार्य, पुरुषवर्ण जो कार्य है वो स्था स्तंभ को हो, जी। लेकिन स्था और, अब वो तो सूत्र ही कह देगा षष्ठी से निर्दिष्ट कार्य वो तो अंत को होना चाहिए, तो वो अंत को प्राप्त होगा किसको? या तो आप कह लीजिए स्था में आ को, या जी। फिर ये कह लीजिए पूरा विभक्ति अंत यदि मानते हो कि माँ को होगा, है जी इनको। अब या तो स्था के आ को या कहो विभक्ति अंत को करना है तो फिर माँ में आ को, माँ में वो माँ को जो है, ये ऐसे ही यहाँ पर जो है, यहाँ तो इसको हो सकता है अंत वाले को है, स्तंभनम में भी वही स्थिति है। जी तो अंत वाले को कार्य प्राप्त होगा, लेकिन अंत वाले को करना इष्ट नहीं है। तो मित्रों अब क्या हुआ, अनेक जो यह आपने सूत्र पढ़ा, ये अलोन्त्यस्य जो अंत को यहाँ पर इस पुरुषवर्ण कार्य को करने जा रहा है, उसका एक बाधक सूत्र आया, उसको बाधेगा। पहली बार उस अलोन्त्यस्य का बाधक सूत्र है। ऐसा नहीं कि जहां पर तुम षष्ठी विभक्ति देखो और वहां पर आप अलोन्त्यस्य लगा दो, है वह कार्य अंत को। अलोन्त्यस्य के अपने जगह अलग आएंगे, अलग स्थान आएंगे, लेकिन आदेह परस्य सूत्र द्वारा अलोन्त्यस्य सूत्र का बाध हो जाएगा। यह सूत्र क्या कहता है कि परस्य यद विहितम, जो कार्य पर को विधान किया गया हो, परस्य यद विहितम, जो कार्य पर को विधान किया गया हो, तो आप लोग बताएंगे उद से अव्यवहित परे स्था स्तंभ को पुरुषवर्ण कार्य विधान किया गया है कि नहीं? जी किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि जो कार्य पर को विधान होता है, तो यह जो पुरुषवर्ण कार्य पर को विधान किया गया है, ठीक है, तो तत् तस्यादिर्बोध्यम है ना, तद तस्यादिर्बोध्यम, तत् मतलब वह जो कार्य है, तत्कार्यम तस्य अर्थात उस जिस वर्ण समूह को विधान किया गया है उसके आदेर्बोध्यम अर्थात उसके आदि वर्ण को समझना चाहिए। अच्छा हाँ, और इसने अलोन्त्यस्य के ठीक विपरीत बात कह दी। अलोन्त्यस्य तो अंत को कर रहा था, इसने कह दिया कि नहीं, जो कार्य यदि पर को विधान किया गया है तो पर को विधान कब किया जाएगा? जब तस्मात् इत्युत्तर से जिसके साथ जुड़ेगा तभी कार्य पर को विधान होगा ना। जी हाँ, तो पर को जो विधान किया जाता है वो कार्य क्या होता है? परस्य द्वेतम तत्तस्य आदिर्बोध्यम, वो उसके आदि वर्ण को होगा। तो भैया आदि में कौन है स्थानम में बताइए? स, सकार। स आदि में कौन है? स। इसलिए स्तंभनम में कौन है? स। जी इसलिए अब तक निर्णय यह हुआ, क्या निर्णय हुआ कि अभी तक निर्णय यह हुआ कि अब सकार के स्थान में, इसके और इस वाले सकार के स्थान में पुरुषवर्ण होगा। बात आई समझ में? जी पुरुषवर्ण किसके स्थान में होगा? सकार सके। के स्थान पर पुरुषवर्ण होगा। अभी तक यह बात आपने समझी कि सा के स्थान पर पुरुषवर्ण करना है। जी तो आइए, करना कैसे है पुरुषवर्ण? अब आप लोग उस पुरुषवर्ण को करके बताएंगे इस प्रक्रिया को समझने के बाद, ठीक है? तो जी। आइए, अब हम पढ़ा रहे हैं पंतोला जी। जी आपकी विधि प्रारंभ हो गई है। अच्छा, हाँ, ब्लैक बोर्ड। हम कोई एक बना लेते हैं, उद प्लस स्थानम, एक को ले लेते हैं ना पहले। जी जी तो देखिए उद है और ये है स्थानम। अभी तक निर्णय यह हुआ है कि उद से परे स्था स्तंभ को जो पुरुषवर्ण करना है, आधे पर से कह देता है परस्य वेतन तत्स्य आधेर बोध्यम, वो उसके आधि को होगा। तो मतलब हमें इस सा के स्थान पर पुरुषवर्ण करना है। जी पुरुषवर्ण का मतलब होता है कि पूर्व में जो वर्ण है उसके सवर्णी करने हैं। आप मेरी सहायता करिएगा, ठीक है? जी हाँ हाँ हाँ। अरे पंतोला जी प्लीज, जी। क्या खटर पटर करते रहते हो तुम? आराम से बैठ के पाठ सुना करो, है? तुम्हारे यहाँ से बहुत खटर पटर सुनाई देती है। हाँ चलो, जी बोलिए। हाँ हाँ चलो, हाँ बिल्कुल म्यूट कर दीजिए। चलिए, बहुत अच्छे। तो उद और स्थानम,
हमें सकार के स्थान पर पूर्व वर्ण करना है। हम बता चुके हैं कि पूर्व में जो वर्ण है द, ये पूर्व में बैठा हुआ है ना, इस जी। पूर्व का सवर्ण ही कोई होगा स के स्थान पर। देखो पूर्व सवर्ण की प्रक्रिया जान लीजिए, है ना, ये है तो एक दो ही प्रयोग, लेकिन इसकी प्रक्रिया बड़ी थोड़ा आपको लंबाईमान प्रक्रिया है, पर आप इसे समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दकार के सवर्णी कितने हैं? त, थ, द, ध और न। जी यही है ना सूर्यकांत जी? जी। अब एक बात बताइए, सकार के स्थान पर, ये सकार है 1%, जी ये है 5, जी। तो कौन होगा? तो ऐसी कंडीशन जब होती है तो एक सूत्र है स्थानांतरतम प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। हमें सदृशतम करना है, सदृशतम, जी जी और करना कोई एक ही है, क्यों जी? जी। तो सकार के स्थान पर कौन होगा? तो आइए अब आपकी संज्ञा प्रकरण सहायता करेगा, ठीक है? जी संज्ञा प्रकरण आपकी क्या करेगा? सहायता करेगा। क्या सहायता करेगा? अब आपसे पूछते हैं, बताइए। जो इसके सदृश होगा वो बैठ जाएगा इसके स्थान पर। तो चलो सादृश्य का निर्णय कर लेते हैं स्थानकृत सादृश्य को लेकर के। तो स का उच्चारण स्थान क्या है इस वाले का? दंत है। दंत्य है ना? दंत्य दंत्य। अब आप सब लोग ध्यान से सुनना, वर्णों को वर्णों के स्थान पर कैसे बैठालना है, संज्ञा प्रकरण के ज्ञान का पूरा उपयोग है इसमें। अच्छा, अब ये पांचों में से दंत किसका है? सभी का है। सभी का है। सभी का है। तो इसका मतलब बात तो नहीं बनेगी ना। उच्चारण स्थान केवल मिलाने से बात नहीं बनी। तो चलो और थोड़ा गहन प्रक्रिया में उतरते हैं, जी ठीक है? अभ्यंतर प्रयत्न देखेंगे। सकार का अभ्यंतर प्रयत्न ईषद विपरीत। ईषद विपरीत। और त थ द ध न का अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट। इसका मतलब ये एकदम विपरीत हो गए। जी वो तो उच्चारण स्थान तो समान मिल गए थे और ये एकदम विपरीत हो गए, तो कह तब जी। भी बात नहीं बनी। तो कह रहे हैं अब हम आंतरिकतम परीक्षा करेंगे कि और भी अंदर जाएंगे। तो अब क्या मिलाएंगे? अब बाह्य प्रयत्न मिलाएंगे। ध्यान जी से सुनना, जी। क्या मिलाएंगे? अब हम बाह्य बाह्य प्रयत्न प्रयत्न। मिलाएंगे। तो चले अब बाह्य बाह्य प्रयत्न प्रयत्न। मिलाने की बारी है। तो अब मैं बाह्य प्रयत्न, देखो ये आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तैयार रहिएगा। हैं, सकार का बाह्य प्रयत्न क्या है? हमें देखो सकार के स्थान पर पूषवण करना है, तो सा का बाह्य प्रयत्न बताइए। विवार श्वास घोष। विवार श्वासाघोष। हाँ बहुत अच्छे। ये किसमें आ गया? स विवार श्वास और अघोष। घर के अंदर आ गया तो विवार घर के श्वास अंदर। अघोष। जी तो हम इसे यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं कि इसका क्या है? विवार श्वास अघोष, ठीक है? जी जी। अब मुझे बताओ, इनमें से छांटो, विवार श्वास अघोष किसका है? त का क्या है? ता ता। विवार श्वास घोष। विवार श्वास घोष। इसका विवार मतलब श्वास घोष। ये तो परीक्षा में पास हो गया, इसका हाँ। उसके जैसा मिल रहा है। थ का क्या है? सेम है सर। विवार श्वास अघोष। और द का? वारनाद घोष। संवार नाद घोष। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपके यही तो ज्ञान का उपयोग है, बुद्धि लगाते रहिए। द का क्या है? संवारनाथ घोष। इसका मतलब इसका इसके साथ मैच नहीं करेगा, तो द को डिलीट कर दो, क्योंकि ये तो उसके जैसा है नहीं, ठीक है? जी आपको शायद अंधेरा हो गया है ना? जी। 1 मिनट, यहाँ पर बारिश हुई है इसलिए थोड़ा लाइट कट गई है, करते हैं 1 मिनट रुकिए। इन्वर्टर नहीं रहा। ये ऐसे में गुरुकुल वाली फीलिंग आती है। चलो बोर्ड थोड़ा तो दिखाई दे रहा होगा ना? जी जी। वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। द वाले जगह पे बस थोड़ा सा चमक रहा है। अच्छा वो तो आपने मिटा दिया है। ठीक। वो तो मिटा दिया है ना, मैंने हटा दिया है। 1 मिनट, ये ज्यादा चमक रहा है ना? हाँ थोड़ा ज्यादा चमक रहा है। पहले वाली कंडीशन सही थी। ये ठीक है, हाँ ये दिखाई दे रहा होगा।
जी चलिए जी दिखाई दे रहा है। इनको इनके स्थान पर कर लेते हैं। जी। तो द इसलिए हट गया क्योंकि इसका व्यवहार श्वास अघोष नहीं था। अब धा का बताइए। ध का भी संवारनाद घोष। संवारनाद घोष। तो ये भी हट जाएगा। न का बताइए। इसका भी संवारनाद घोष। संवारनाद घोष। तो ये भी हट जाएगा। इसका मतलब दो वर्ण अभी तक पास हुए, त या थ। जी। पर अभी ये दो तो हो नहीं सकते, तो अभी बाह्य प्रयत्न में एक चीज और बची है, अल्पप्राण या महाप्राण। अब बताइए स का क्या है, अल्पप्राण है या महाप्राण है? महाप्राण, शलश्च महाप्राणः। बिल्कुल, तो सल महाप्राण है। अब बताइए इन दोनों में से महाप्राण कौन है? महाप्राण पहले, क्योंकि वर्ग का जो प्रथम होता है वो अल्पप्राण होता है। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम अल्पप्राण होते हैं, लेकिन महाप्राण कौन है? थ। तो इसका मतलब ये हुआ कि थ जो है पास हो गया, क्योंकि इस थ, देखो इस थ का जो है व्यवहार श्वास अघोष महाप्राण, इसका भी व्यवहार श्वास अघोष महाप्राण है और दंत उच्चारण स्थान है। इतनी सारी चीजें सीखी, मैच करी है सबसे ज्यादा, समझ रहे हो ना? जी जी। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा सा के स्थान पर था, तो स्थिति कर लेना उद प्लस था, ऐसे लिख लेना था और थानम। देख पा रहे हो, उद थ और थानम, जी। यह स्थिति बन जाएगी। एक बार आप बोर्ड पर देखिए, इस पर देखिएगा, आपको कुछ ग्रंथ की पंक्तियां बताते हैं। हमने ये खाली इसलिए यहां छोड़ दिया कि आपको सा को थ करके बताना था, तो आपने इस सा के स्थान पर जो था किया है वो कैसे हुआ है, अब आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। यहां भी सा के स्थान पर था कर देंगे, इसलिए आपके आधे परस सूत्र के जो नीचे लिखा हुआ है इति सस्य था, अर्थात आधे परस सूत्र को लगा दो, परसे तत्से आधे बोध्यम, वो कार्य आदि को करना है, आदि में है स, तो सकार को थकार कैसे होगा? इति सस्य था। आपको जो अभी प्रक्रिया बताई कि उसका दंत्य उच्चारण स्थान और विवार श्वास अघोष और महाप्राण, इतनी चीज समानता है, इसलिए सकार के स्थान पर थकार हो जाता है इतनी चीज। तो सकार को थकार क्यों हुआ? आपको देखो संज्ञा प्रकरण कितना जरूरी है इसके लिए, इसके बिना आप शायद इसे उतने अच्छे से नहीं समझ पाते। तो स को था तो लिखा है, लेकिन कैसे होना है इस पूरी प्रक्रिया को आपने समझ लिया अच्छे से। कल हम, आज तक आपने समझा उद स्थानम, इसके बाद सा को हो गया था, तो उद थ थानम, ऐसे ही उद थ और तंभनम, ये दो प्रक्रिया यहाँ पर हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा, आगे रूप की सिद्धि कैसे होगी, आगे क्या बनेगा, ये हम चीजें आपको बताएंगे कल। आज रखते हैं इतना ही, ठीक है भैया? हाँ हाँ, मैंने जल्दी प्रश्न पूछ दिया बिना हाथ उठाए कि इसको लिखेंगे कैसे, एक बार वो बोर्ड में लिखकर दिखा दीजिए ना। मतलब द के सा के स्थान में जब था आधा आएगा कि पूरा आएगा? आधा ही आएगा ना, जब आधा वो है तो मैंने भी आपको आधा ही तो लिख के बताया था यहाँ। हाँ हाँ, तो देखा था मैं, उद भूल गया। थ थानम, इसको जोड़िए तो। अभी जोड़ना नहीं है, अभी जो बहुत प्रक्रिया बची हुई है जो कल बतानी है, यही तो कह रहे थे। ठीक है, हो गया धन्यवाद। अभी तो जो कल, अब कहानी जारी रहेगी ना। जी धन्यवाद तो धन्यवाद। क्या है, कुछ कहानी जारी रहेगी, ठीक है ना? ऐसे ही यहाँ पर भी सा को इस था कर लेना और बाकी चीजों को यथावत लिख लेना, ठीक है जी। गुरुजी ये पुनः जल्दी रिपीट कर दीजिए उसको एक बार, वो आपने अल्पप्राण लगाए, उसको रिपीट क्या करना, वीडियो द्वारा से देख लेना, वीडियो देख लेना। अब ये रिपीट वाला सिस्टम चला गया है, ठीक है। हाँ, कुछ नया कहना हो, नया जोड़ना हो तो फिर हम कल बता देंगे, और एक बार कल बता। हाँ, प्रतिभा पांडे जी को। हाँ प्रतिभा जी बताइए। गुरुजी स्तंभनम का अर्थ क्या है यहाँ? अरे अर्थ हम आपको कल बता देंगे, इन सब के दोनों के अर्थ बताएंगे, है ना? जी पूरा पहले प्रयोग बना ले, फिर उसका उपसर्ग सहित कल ही लेंगे अब। है जी, कल ही लीजिए प्रश्नों को भी, मेरा भी कार्य है एक्चुअली कुछ साथ। ठीक है चलो तो आज यही रखते हैं फिर, है
चलिए जी जी बिल्कुल। हाँ तो खैर चले। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि।